अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम हाजिर हैं कफ से ज़ुल्मात के पार्ट नंबर 3 के साथ। रूड हीरो है, रोमांटिक नावल है और राइटर हैं यमुना। तो एपिसोड लॉन्ग है, तो इसका आपको ये फ़ायदा है कि आप इसे ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक पढ़ के अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। ऑन गोइंग है 7 नावल इस वक्त चैनल पर, इसलिए प्लीज़ लाइक करें। मारिया बेगम की आवाज़ से वो उठती कोफ्त और बेजारी से मुंह बनाते उठी और अपने सिल्की गोल्डन जुल्फ़ें कैचर में कैद करते अपने खूबसूरत मोमी पाँव ठंडे फर्श पर रखते, ठंडक का एहसास होते ही चेहरे के जाविये बनाती, पाँव में चप्पल अड़ेसी, पाँव पटकती, ज़ीनत तय करती नीचे तवील लाउंज में दाखिल हुई और बावर्ची खाने से खटपट की आवाज़ सुनते बुरे मूड से बोली, मामा चाय बना दें। अच्छा आप चलो, मैं लेकर आती हूँ। अज़ान ने लान में कदम रखते लड़कियों की खूबसूरत लकड़ियों के खूबसूरत बने झूले की जानिब कदम बढ़ाए और बैठती सरपुष्ट पर मौजूद बड़ी सी टेडी पर टिकाते हुए सामने किसी गैर मरी नुक्ते पर नज़र टिकाए देखी जा रही थी। अरीशा जो करीब आकर बैठी थी, उसे ताहत फैले खूबसूरत लॉन में सामने क्यारी में मौजूद खूबसूरत फूलों की जानिब देखता पाकर मुतअज्जब सी निगाह उसके पुरसुख चेहरे पर डाली। जानो मेरी जान, क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो। मुतफिकराना लबों लहजा अजान को सोचों के धागों से निकालता, हकीकत से रोशनास करवाता, उसकी जानिब देखने पर मजबूर कर गया। और चौंकता उनकी जानिब देखते मतवज्जा हुई। जी हाँ, नहीं, कहीं नहीं। वो गहरी सांस भरते गोया हुई, आप परेशान ना हो यार, एक तो मैं आप लोगों को हसास तबीयत से बुरी तरह तंग हूँ। उस खूबसूरत चेहरे पर छाए बेजारी झंझलाहट, गुलाबी फूले गाल और उदास आंखें किसी भी दिल धड़काने के लिए काफ़ी थीं। उसका गैर मामूली हुस्न अक्सर उन सबको खौफ में मुब्तला कर देता था। अरीशा अक्सर औकात मारी बेगम से ये बात कहती थी कि मैंने सुना था और कभी इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब जब मैं अजान चौधरी को देखती हूँ, मेरा यकीन हकीकत के रूप तारे मेरे सामने अजान चौधरी की शक्ल में खड़ा मिलता है। लोग कहते हैं ना, जो सादगी में क़यामत ढाते हैं, सजने पर आए तो क़यामत बर्पा करते हैं। ये जुमला अजान चौधरी के लिए लिखे गए थे। मारिया बेगम इस बात पर कभी परेशान न हुई कि ये खूबसूरती उसने अपनी माँ से ही चुराई थी। वो इस उम्र में भी बेइंतहा की खूबसूरत थीं कि चेहरे पर छाई मासूमियत उनको हमेशा उनकी उम्र से छोटा ही बताती थी। मारिया बेगम के वालिदैन पीछे से कश्मीर के रहने वाले थे और उन्हें यह हुस्न तोहफे में मिला था अपने वालिदैन से। वो मुतफक्किर लहजे में बोलती उसकी जानिब देख रही थी, जो अब भी खामोशी से बस उन्हें ही देखी जा रही थी। खुदारा कुछ तो बोलो जानो, क्यों मेरी जान निकालने के चक्करों में हो। तबीयत ठीक है? कुछ हुआ था यूनी में? उन्होंने एक ही सांस में ताबड़तोड़ सवाल पूछ डाले। उनकी परेशान सूरत देखकर वो खिलखिला दी थी। और अपनी साबका हालत में आती उनकी गाल खींचते प्यार से गोया हुई, मेरी प्यारी चची जान, कुछ खास नहीं, बस यूनिवर्सिटी में आज बहुत काम था तो काफ़ी सर दर्द है और थोड़ा बुखार भी हो रहा है। दिमाग में ढेरों सवालात का बोझ था जिन्हें वो बुलाया। अब उनकी जानी मतवज्जा थी। मेरा बच्चा, आ जाओ डॉक्टर पर चलते हैं। क्या हो गया मेरी जान को? मारिया बेगम चाय का मग और नगेट्स हाथ में थामे करीब आते, टेबल पर रखते मुतफक्किर होते, उसके माथे पर हाथ की पुश्त लगाते बुखार की हिद्दत देखने लगी। उन्हें यूँ अपने लिए फ़िक्रमंद देख के वो हल्का सा मुस्कुराई और उनकी कलाई थामे उन्हें करीब बिठाया। परेशान नहीं हो माँ जान, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, ठीक हो जाएगी, अब परेशान ना हो। वो चाय का मग उठाते लाड से उनके साथ लगती बोली तो उन्होंने उसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर शफ़क़त से हया हाथ फेरते उसकी खनकती मुस्कान को दिल में उतारा। फ़ाइक, यहाँ हो मेरी जान। आज सफ़ा पास आए ही नहीं आप। प्यार से फ़ाइक को बुलाते वो बारहा उस मंज़र को अपनी आंखों से हटाने की खातिर अपनी तवज्जो दूसरी जानिब करने लगी। अरीशा उससे पूछना चाहती थी कि ऐसी क्या बात है जो उसे परेशान कर रही है, लेकिन मारिया बेगम को सामने से आता देख खामोश हो गई कि वो उन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इतनी बच्ची ना थी कि उसके अचानक बुखार और फीकी पड़ती रंगत को नज़रअंदाज कर देती। कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। वो तो इतनी नाजुक तबीयत की थी कि ज़रा सी परेशानी भी उसे बीमार करने के लिए काफ़ी थी, और वो जानती थी कि अजान ज़रूर कुछ छुपा रही है। मलिक हाउस को
आज खूबसूरती से सजाया गया था। एक हफ्ते से उनके घर में खूब रौनक और हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। होता भी क्यों ना, आखिर को उनके लाडले सबूत की शादी थी। आज बारात का फंक्शन था और सब खूब ढोल ढमक्के से हाल पहुंचे थे जहां तकरीब मुनक्किद की गई थी। अजलान मलिक शहजादों की आन बान रखने वाला शख्स अपने कज़न के साथ खड़ा उनके हुल्लड़बाजी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। खूबरू चेहरे पर फ़तहमंदी की चमक ही अनोखी थी। गोल्डन और सुर्ख इम्तिज़ाज की शेरवानी पर वो गोल्डन किला सर पर पहने कई लड़कियों का दिल धड़काने का सबब बना था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर छाई उसकी गहरी सुरमई आंखें जिनमें चमक लिए वो स्टेज की जानिब बढ़ता बड़ा जमान हुआ था। जल्द ही अजाबो कबूल का सिलसिला मुकम्मल हुआ और दानीन को नबील साहब अपनी दोस्तों के हाल में आता देख वो साकित से दिल थामे बेसाख्ता खड़ा हुआ और निगाहें सामने से आती दानीन पर मरकूज थीं। वो पोर पोर सजे नेट के दुपट्टे में छुपी कदम उसकी जानिब बढ़ा रही थी। उसके कांपते हाथों को थामते उसने अपने करीब खड़ा किया। हाल में मौजूद लोगों की आंखें हमारे सताइश के चमकने लगी तो कुछ लोग हासिल भी थे। अजलान मलिक अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहत समेत उसके हाथ थामे खड़ा था और दानीन उसके इस अमल से कांपते उसके बिल्कुल करीब नेट के घूंघट में सर झुकाए खड़ी थी। करीब खड़ी उसके कज़न्स ने दुल्हन पर से दुपट्टा हटाने का कहा तो साफ इनकार कर दिया कि वो इस रूप में सिर्फ खुद अपनी बीवी को देखना चाहता है। और इसकी बात सुनते ही सबने हूटिंग करते मायने ख़ेज़ और शौक निगाहों से उन्हें देखते शोर मचाया। दानीन मज़ीद कन्फ्यूज़ होने लगी। उसके नेट के दुपट्टे में छुपे चाँद से चेहरे पर निगाह डालते करीब होते उसने सरगोशी की तो उसकी सांसों की तपिश महसूस करते दानीन की हथेलियां पसीने से भीगने लगीं। मिसिस मैं बंदा बशर हूँ, इस तरह काम कर आप क्यों लोगों की नज़र में मुझे मशकूक बना रही हैं। उसके गिर्द अपना तवाना बाजू लपेटते वो पुरशौक गहरे लहजे में गोया हुआ तो अपने मुस्कारे से बोझल निगाहें उठाते दानीन ने उसे नज़र उठाकर देखा तो अजलान को लगा जैसे उससे हसीन मंजिल उसने पहले कभी नहीं देखा। इससे निगाह उठाना मुश्किल तरीन अमल था। उसके लब फड़फड़ाए कि अपने दिल की आवाज़ सुनता वो होश में लौटा। चलें सब आना शुरू करें। स्टेज पर उज़मा बेगम की आवाज़ ने उसे झंझोड़ कर वापस सबके दरमियान लापट खा के वो जो सरत से गहरी सांस भरता सबकी निगाह डालते हुए खूबसूरत मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए था। और फिर सबसे मिलते मिलाते और खाने से फारिग होते उन्हें काफ़ी वक्त बीत गया। रुखसती के वक्त वो रोते नबील साहब के सीने से लगी हुई थी। लुबना बेगम ने बड़ी मुश्किल से उसे खामोश करवाते गाड़ी में बिठाया था और वो सारे रास्ते सूसू करती रही। गाड़ी रुकते ही उज़मा बेगम बाहर निकलती अंदर की जानिब चल दी। उनकी देखा देखी अनाबिया भी माँ के पीछे अपना फ्रॉक उठाते चल दी तो अजलान ने गाड़ी से बाहर निकलते उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ नरमी से थामे उसे बाहर निकलने में मदद दी। दानीन ने निगाह उठाते रोशनी से मज़य्यन इस चमकते दमकते घर की जानिब देखा जिस पर मल्क हाउस का बोर्ड जगमगा रहा था। घर बहुत ज़्यादा बड़ा ना था लेकिन बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत बनी हुई थी कि देखने में काफ़ी बड़ा लगता। अजलान ने उसकी कमर के गिर्द अपना भारी बाजू लपेटते उसके साथ कदम अंदर की जानिब बढ़ाया। वेलकम टू आवर हाउस मिसेस। छोटे से गैराज में दाखिल होते उसने सदर दरवाजे को लॉक किया। दानीन ने निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई तो गैराज के तरफ में ज़्यादा छोटा मगर खूबसूरत लॉन था जो इस वक्त रंग बिरंगी रोशनी में डूबा पड़ा था। इसके हम कदम होते अंदर की जानिब छोटा लकड़ी का दरवाज़ा था। करीब पहुंचे तो उज़्मा बेगम वहाँ दरवाजे के करीब तेल गिराते उनका इस्तकबाल कर रही थी और उसे लाकर लॉन्च में बिठाया गया और कुछ रस्में करने के बाद ही उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया गया। अजलान के हुक्म के मुताबिक वो जानता था वो पहले ही काफ़ी थक चुकी थी। मज़ीद रस्मों से उसने इनकार किया था और उसके कज़न्स ने दानीन को कमरे तक पहुंचा दिया। वो जहाज़ी साइज़ खूबसूरत फूलों से सजे बेड पर बैठी अपना नेट का दुपट्टा उठाकर कमरे को देखने लगी जिसका मुकम्मल तौर पर ताज़ा गुलाब और मोतिया के फूलों से सजाया गया था। कमरा काफ़ी बड़ा था। बेड के एहन सामने ड्रेसिंग था जिस पर तरह तरह के परफ्यूम्स थे। स्याह पर्दे खिड़कियों पर पड़े थे। कमरे में ज़्यादा सामान स्याह रंग का था। एक दीवार मुकम्मल तौर पर स्याह थी जिस पर सफ़ेद रंग के खूबसूरत फूल और बेलें बनी हुई थी। कमरे की खूबसूरती को देखकर वो शहरज़ादा सी एक एक चीज़ में खो सी गई। गहरे सांस लेते उसने अपना भारी लहंगा फैलाते बैकग्राउंड से टेक लगाते खुद में सुकून उतरता महसूस किया। मज़ीद उसमें ऐसे अकड़ कर बैठने की हिम्मत न थी। कमर तो जैसे बैठ बैठ कर तख्ता हो चुकी थी।
گہری سانس خارج کرتے اپنے اندر گلاب اور موتیے کی معطر کر دینے والی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ دفتن دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کا دل پل میں دھک دھک کرنے لگا۔ آنے والے لمحات کے سوچتے ہی جسم و جان کانپنے لگے۔ ایک بازو پر لٹکتی شیروانی کو اس نے ایک جانب صوفے پر پھینکا اور کھلا ڈریسنگ پر رکھا اور قدم اپنی شریک حیات کی جانب بڑھایا، جسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس کے دل نے اپنا بنانے کی ضد کی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے قریب آتے اس کے کانپنے وجود کو دیکھتے اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ اس کے چمکتے دمکتے روپ تو آتشاہ حسن کو دیکھتا دلکش لہجے میں سلام کرتا اس کے چہرے کو فوکس میں رکھے ہوئے تھا، جبکہ دوسری جانب اس کا دل اس کے ہاتھ تھامنے پر لحظہ بھر کو لگا کہ ہاتھ میں آ جائے گا۔ بڑی مشکل سے لرزتے وجود اور کانپتے لہجے پر قابو پاتے اس نے جواب دیا تھا۔ متبسم ہوتے اذلان نے اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا تو نگاہ اس کے دل فریب چہرے پر جم سی گئی۔ مہندی سے سجے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو وہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اسے سرخ اور روسی لباس میں وہ پور پور سجی اس کے سامنے اس کے قریب تھی۔ مسکارا سے بھاری مژگاں بلڈ ریڈ لپسٹک ناک میں موجود نہ تو اس کی خوبصورتی سامنے بیٹھے مردانہ وجاہت سے بھرپور مرد کے دل کو بے قابو کر رہی تھی۔ اپنی پاکٹ سے گولڈ کی رنگ نکالتا اس نے نرمی سے اس کے مومی انگلی میں ڈالی، جس پر AD لکھا گیا تھا۔ بہت حسین۔ اس نے جھکتے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے۔ آپ جانتی ہیں جب میں نے آپ کو پہلی نظر دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ آپ صرف میری ہیں، اذلان ملک کی۔ اس کے بھاری خوبصورت لہجے اور آواز سے دانین نے نگاہ اٹھاتے اسے دیکھا تو نگاہیں اس کے جذبات سے لبریز ٹھاٹے مارتے نگاہوں سے ٹکرائی تو اس نے فوراً اپنی بھاری پلکیں جھکا لی۔ اس کے اظہار پر اس کے گال سرخ پڑنے لگے۔ میں اپنی والدہ اور بہن سے بہت محبت کرتا ہوں دانین، اور آپ سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کا میری طرح خیال کریں۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس میرے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اذلان شاہ نے جھکتے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور اس کے چہرے کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ اس کی گردن میں موجود بھاری سیٹ کو اتارتے اس نے خمار آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتی کانپ سی گئی۔ مجھے چینج کرنا ہے، وہ میچلی آنکھوں اور اتھل پتھل ہوتی سانسوں سے بولی تو اذلان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں مدد کر دوں؟ معنی خیز سے کہتا وہ اس کی جانب دیکھتا جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی انکار میں سر ہلانے لگی۔ اس کی اس حرکت پر اس کا زوردار قہقہ کمرے کی فضا میں گونجا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس پر جھکتا وہ کچھ دیر بعد الگ ہوا تو اس کی سانسیں تھمنے لگیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی گہرے گہرے سانس لیتی اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ بیگم ابھی تو آپ کو اپنے جذبات سے روشناس بھی نہیں کرایا اچھے سے، ابھی سے ایسی حالت؟ اس کے سرخ تمتماتے چہرے پر چوٹ کرتا وہ پرشوق نگاہوں سے اسے تکتا اپنے سینے سے لگا گیا اور جھکتے اس کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کرنے لگا۔ کمرے میں موجود روشنیوں کو بجھاتے وہ ان خوبصورت پلوں میں کھو سے گئے۔ کس لانگ ہے کافی اپنی موجودگی کا احساس دلائیں پیارے لوگوں، شکریہ۔ جلدی سے اچھے اچھے کمنٹس کر دیں اب نیچے تاکہ ہمارا بھی دن بن جائے، کیونکہ اب ہمارا گلا کافی تھک چکا ہے ریکارڈنگ کر کر کے۔ چینل کو جلدی سے جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسا ہی یہ جو 7 لانگ ناولز چل رہے ہیں چینل پر چلتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔